गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ इज द जोश बच्चों? बताओ बताओ, कमेंट किया करो, कमेंट करके बताया करो जोश कैसा है, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, जो कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त किया करो। अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं नहीं। कुछ एक बच्चों के मन में टीचर के प्रति बुरी भावनाएं वो मन में रखनी चाहिए, अच्छी बार निकालनी चाहिए। और वो ज़्यादा ही हो जाए तो फ़ोन करके बता देना चाहिए, पब्लिकली वो नहीं शो ऑफ करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और यूनिट द एंड। चलो चलो, लास्ट लेक्चर आपने डेरिवेशन अरेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन आपने देख लिया होगा। वहां से हमारे पास क्या रिलेशन आया, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और यहाँ पे इस रिलेशन में हमारे पास एक नई टर्म आई ई ए, उसको बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। आज की जो पढ़ाई हमने पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आज हमने ईए की कहानी पढ़नी है पूरी। ठीक है बच्चों, कुछ ग्राफ्स देखेंगे, कुछ कैलकुलेशन के मेथड देखेंगे। ईए देखो, ईए ये ऐसे ई कैपिटल आएगा, ए छोटा आएगा, ये लिखना आपको एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी एक्टिवेशन। ये दरअसल ए पैरों में होता है ना, सबस्क्रिप्ट की तरह है कि ये मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया, ये सबस्क्रिप्ट की तरह ई ए ऐसे आएगा। कोई बात नहीं, आप कर लिया करो। यहाँ भी मतलब आपको पता होना चाहिए ए कोई वर्ड नहीं है। जैसे एक तो एन ओ, तो एन ओ तो ओ तो एन के साथ नो नहीं, ये ई ए है, ई एनर्जी के लिए और ए एक्टिवेशन के लिए उसका नोटेशन है। चलो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ई ए। देखो ये आप लिख लो, मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैं बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आता है। जो हमारे वहां पे दो कांस्टेंट आए थे, नहीं दो फैक्टर्स आए थे। एक तो ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक तो वो आया था, और एक दूसरा आया था ई ए, जो सामने दिख रहा है आपको, ये था एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो हमारा अरेनियस इक्वेशन है उसको डिफाइन करने के लिए दो ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ई ए लिखेंगे, उसके बाद ई ए के ग्राफिकल मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इसको लिख लो, 4-5 लाइनें हैं वो लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप अपना एक एक्टिवेशन एनर्जी का शुरू करते हैं। लिखो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी। बच्चों ये मैं लिखने की बजाय मैं आपको इमेज डाल दूंगा, इसमें काफी लंबा हो जाएगा, आप वहां से कॉपी कर लेना। हुआ क्या था कि कोलिजन थ्योरी है एक, जिसने ये बताया था कि जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो इफेक्टिव कोलिजन से बनता है। कि प्रोडक्ट कब बनेगा, जो डेथ होगी। डेथ कब होगी, जो तलवार गर्दन पे लगेगी, पेट में लगेगी। तलवार के तलवार लगेगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डेथ नहीं होगी। तो सारी कहानी ये थी कि भाई कोलिजन थ्योरी आई थी एक हमारे रिएक्टेंट्स के बारे में, कि भाई कैसे कैसे कोलाइड करके कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि हर एक रिएक्शन का प्रोडक्ट बनने के लिए, मान लो यहाँ पे ए है और बी है, इन दोनों को सी बनाना है, तो ये दोनों इस तरह से कोलाइड करने चाहिए, इन दोनों को कोलिजन ऐसे होना चाहिए कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जो सी में इनको कन्वर्ट कर दे। एनर्जी का फैक्टर आ गया कि ए और बी को कोलिजन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी एनर्जी इतनी रिलीज होनी चाहिए कि वो इसको सी में कन्वर्ट कर दे। अगर इनके कोलिजन से मान लो इस सी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे चाहिए 20 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत है ए और बी को सी बनाने के लिए। तो इनका कोलिजन इतना होना चाहिए कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 किलो कैलोरी से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। अगर ये 18 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ए और बी होके, तो सी नहीं बनेगा। इनको 20 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई। अब 20 किलो कैलोरी के पास कुछ तो इनकी अपनी होगी, कि भाई 5 किलो कैलोरी तो मान लें इनकी अपनी है, कि रिएक्टेंट के पास भी होती है थोड़ी बहुत एनर्जी, तो ये कोलाइड कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास। तो एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा 15 किलो कैलोरी और चाहिए, किस लिए, सी में चेंज करने के लिए, सी में खुद को बदलने के लिए। तो उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो उसने कहा, देखो सिग्निफिकेंस में एक बार पढ़ के सुना देता हूं आपको, थोड़ा लंबा सा कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आपको डिटेल में देखो एक लेक्चर आएगा लास्ट में कोलिजन थ्योरी का, मेरा मन किया तो मैं आपको कराऊंगा, अदरवाइज हम इसको
स्किप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेंगे वो माहौल के हिसाब से। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम क्लोज एंड कोलाइड टुगेदर एट वन एंड द सेम टाइम। एक तो साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए, हेड टू हेड, एक टाइम पे दोनों कोलाइड करनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। उसके बाद कोलिजन थ्योरी ने क्या कहा, ड्यूरिंग द कोलिजन एटॉमिक रीअरेंजमेंट टेक प्लेस व्हेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मान लो ए और बी है, पहले ए था और बी था, अलग अलग थे, अब इनका अरे रीअरेंजमेंट होगा, ए और बी में बॉन्डिंग होगी, कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगी, तभी तो सी बनेगा, तो वो एटॉमिक रीअरेंजमेंट होगी, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब क्या कह रहा है, atomic rearrangement can take atomic rearrangement involves breaking and formation of bonds break भी होंगे और नए bonds बनेंगे भी जब atomic rearrangement होगा। atomic rearrangement can take place only when the colliding molecules have energy equal to or greater than the minimum energy required for the rearrangement। कि रीअरेंजमेंट तभी होगा जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी होगी जितनी की रीअरेंजमेंट के लिए जरूरत होगी, या उससे ज्यादा होगी। अगर उससे कम है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यही कोलिजन थ्योरी ने कहा था। और यहाँ पे जो वो एनर्जी चाहिए थी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए थी और बी को सी बनाने में, उसी टर्म को बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी, कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट नीड अ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कि इतनी एनर्जी हमें किसी भी रिएक्टेंट को जरूर देनी पड़ेगी या जरूर उसके पास होनी चाहिए, किस लिए, ताकि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। तो वो यही कहानी है एक्टिवेशन एनर्जी की। जब ग्राफिकल मेथड में आपको भी बता रहा हूँ तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये जो लाइनें मैंने पढ़ के सुनाई है मैं आपको इमेज में डाल दूंगा, वहां से आप देख के अपना लिख लेना, समझ लेना। उसके बाद देखो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी इमेज में आपको मिल जाएगी, वहां से आप लिख लेना कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंट अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट था भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको पढ़ना था। अब ये इमेज आपको जो दिख रहा है उसमें आपको ये जो लिख रहा है सब कुछ ये आपको लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसको समझो, मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें कहानी। अब देखो एक ग्राफ बनाएंगे हम ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है, कुछ इस तरह से बनेगा, एक ये लिख लो यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, और ये ग्राफ ऐसे बनाओ, ठीक है भाई, ये इस तरह का ग्राफ होगा। मान लो इस लाइन को थोड़े ऊपर ले चलते हैं, यहाँ ले चलते हैं, ठीक है, अभी ठीक है, ये ग्राफ है। पहली बात किस किस के बीच में बनेगा, इधर तो हो गया हमारे पास एनर्जी, ये नहीं लिखा जाएगा जी, वही इधर तो होगा एनर्जी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, समझना भाई इस ग्राफ को, इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ बनेगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पे मैक्सिमम हाइट होगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी इतनी, ये एक हाइट ये होगी इतनी, और एक ये होगी हाइट होगी हमारी इतनी, तीन ही इस ग्राफ के अंदर हमारी एनर्जी की हाइट्स होगी, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, हमने कहा कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक रिएक्टेंट को चाहिए होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तब होगा जब वो एनर्जी मिल जाएगी। या फिर ये सोच लो कि हमें रेवाड़ी जाना है, यहाँ से चलना है, पालावास से चलना है, रेवाड़ी जाना है, बोले 20 रुपए लगेंगे किराया। अगर आपके पास 20 रुपए है तो आपको जो जज्जर चौक का फ्लाईओवर है वो पार करा देंगे रेवाड़ी। अगर जज्जर चौक से इधर उतरना है तो आपको 18 या 15 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन फ्लाईओवर पार करने के लिए आपको 20 ही चाहिए, उससे पहले आपको पीछे उतार दिया जाएगा, मतलब 20 वहां पे मैंडेटरी है। अब आपको नहीं पता आपके पास जेब में कितने, आपके मान लो आपके पास 5 रुपए है तो आपको कितने एक्स्ट्रा चाहिए, ये आपके पास 5 रुपए है, 5 RS, ये रेवाड़ी का फ्लाईओवर है, यहाँ के लिए आपको 20 चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेवाड़ी जाने के लिए आपको 20 रुपए चाहिए, आपके पास 5, आपको एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 15 और चाहिए आपको,
तो ये 15 जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए उसको पार करने के लिए, जो आपके पास नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। चाहे आप वहां पे जीप में बैठ के किसी का टक्कर मारो, मारा पिटी करो, छीनो झपटो, कुछ भी करो, आपको ये लेना पड़ेगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को कोलिजन ऐसे करना पड़ेगा कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। जब टक्कर मारेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो इतनी एनर्जी उनको चाहिए कि अगर वो एनर्जी इनको 20 रुपए या इतनी एनर्जी कर रही है कि इस बैरियर को पार करवा पा रही है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा तुरंत। एक बार ये पार कर गया, फिर वो स्टेबल आ जाएगा, फिर से एक बार एनर्जी लोअर हो जाएगी। लेकिन इतना तो उसे चाहिए ही चाहिए। एक बार आप रेवाड़ी पहुंच गए, अब आपको टेंशन नहीं है कि आपके पास पैसे हैं नहीं है, खत्म हो गए, या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए इतने रुपए। तो देखो, इस ग्राफ को अगर हम स्केलिंग करें, इस ग्राफ के अगर हम लिखें, ये ग्राफ एक काफी दिए होंगे बुक में आपके में, आपको एक ग्राफ पढ़ना है, एक समझना है, एक कोई लिखना है। ये लिखो यहाँ पे रिएक्टेंट एनर्जी, ये रिएक्टेंट एनर्जी, यहां पे इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है। ये प्रोडक्ट एनर्जी है, ये प्रोडक्ट जब बन गया तब इनके पास इतनी एनर्जी बची। ठीक है भाई। अब ये देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी की लाइन को अगर ऐसे डॉट डॉट करेंगे, तो यहां पे एक और बन गई ना हमारे पास लाइन। टोटल कितनी चाहिए थी? टोटल ये चाहिए हमें, यहां से लेके यहां तक, बड़ी वाली एरो तक कंप्लीट। तो टोटल एनर्जी जो चाहिए थी वो थी यहां से लेके यहां तक। इसको बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRES, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितनी? टोटल एनर्जी को बोला गया। ये किसकी? प्रोडक्ट की, ये रिएक्टेंट की टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर हम रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा दें, इतनी एनर्जी को घटा दें, तो क्या आ जाएगा? मान लो थ्रेशोल्ड को हमने डिनोट किया TH से, TH। अगर TH से हमने TR रिएक्टेंट की घटा दी, क्या बचा? देखो, ये टोटल थ्रेशोल्ड, इसमें से घटा दी, ये बची हमारी। तो इसको बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी हमारे पास आई, एक्टिवेशन एनर्जी आई, ये आई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर कहें, अगर इसको दोबारा रीअरेंज करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगी? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ई है भाई, ये EH माइनस ER, ये भी ER, चेंज कर लेना। EH थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हुई? अरे रुको रुको रुको, EH कर लो, EH है भाई, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। EH कर लो, ET करो भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये पता नहीं TH कहां से दिमाग में आ गया। ET थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो एक बार फिर से, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। कितनी एनर्जी हमें चाहिए? इतनी इसके पास है, इसके लिए इसे एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा को बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकाली जाए, कैसे निकालोगे? कि थ्रेशोल्ड में से रिएक्टेंट की घटा दो, एक्टिवेशन आ जाएगी। अगर एक्टिवेशन में रिएक्टेंट की जोड़ देंगे तो थ्रेशोल्ड आ जाएगी। बस ये रीअरेंजमेंट करा हमने। ये कहानी है सारी किसकी? एक्टिवेशन एनर्जी की। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये जो अमाउंट है, ये तो टोटल एनर्जी है। ये यहां से यहां तक तो चाहिए ही चाहिए रिएक्शन के लिए। अब ये उसके पास है, तो इतना जो एक्स्ट्रा चाहिए उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। कि जो हमारे पैसिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये एनर्जी जब प्रोवाइड करा देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इतने कोलाइड करेंगे, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी से कोलाइड करेंगे कि ये बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना लेंगे। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं। कुछ ग्राफ्स आपको कैसे मिलेंगे? यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। कुछ एक ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको कि रिएक्टेंट की ये होके ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट की हमारी कम है नहीं, और यहाँ पे ज्यादा है एक्टिवेशन ये। तो ये ग्राफ आपको चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिएगी थ्रेशोल्ड में से, अगर हम रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा देंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। अब देखो, आपने कैटलिस्ट नाम सुना है ना? कहते हैं कि कैटलिस्ट का यूज करके, आपने 11th में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट एक्चुअली कुछ नहीं करते। मान लो ये हमारी कोई रिएक्शन हो रही है ऐसे, ये एनर्जी डायग्राम है, कैटलिस्ट डाल दिया हमने, तो कैटलिस्ट क्या करेगा भाई? जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसको कम कर देगा। वो क्या करेगा? इस उसके लिए
रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को नीचे ले आएगा। अब कैटलिस्ट के साथ थ्रेशोल्ड इतनी होगी जो कि पहले इतनी थी। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में क्या होगा, अगर जो आपकी प्रदीप में दिया हुआ है उसको पढ़ लेना कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, पाथ को चेंज करके। जो रिएक्शन यहां से ऐसे जानी थी उसने पाथ चेंज कर दिया रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनने का कैटलिस्ट ने। जैसे कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई जिससे रिएक्शन फास्ट हो गई। इसलिए कैटलिस्ट को जब डालते हैं तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी बिना कैटलिस्ट होती ही नहीं है, उनके लिए जरूरी होता है। दूसरा काम, कैटलिस्ट कई बार अगर हम चाहें तो रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं। मान लीजिए हो रहा है तो ऐसा कैटलिस्ट डाल देंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे, तब वो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जा रहे थे और मान लो इतनी एनर्जी वाले हैं वो सारे यही रुक जाएंगे, अब यहाँ वही जा पाएंगे जिनकी इतनी एनर्जी है, तो हमारी रिएक्शन स्लो करती है। उनको पॉइजन्स कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने वाले को। कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी के कर्व है उसको लोअर कर देता है, पाथ चेंज कर देता है, पाथ छोटा कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इसलिए कैटलिस्ट यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। पॉइजन यूज करेंगे तो वो एक तरह से कैटलिस्ट ही होते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, टोटल को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये हमारे अरेनियस इक्वेशन, यहाँ पे ये को एक्टिवेशन एनर्जी डिनोट करते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या फिर फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये हमारे अरेनियस इक्वेशन को पूरे को डिफाइन करते हैं। अब देखो हमारे पास एक चीज आएगी ग्राफिकल, कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें। तो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड देखो देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ होता है सीधा सा। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा इसको, वापस एक स्टेप पीछे चलो। एक स्टेप पीछे हमने क्या पढ़ा था, अगर इसका ln की फॉर्म में ले आए, ln k इज इक्वल टू क्या आएगा, ln a माइनस EA बाय RT माइनस EA बाय RT। ये वही एक रिएक्शन है। अगर इस वाली अरेनियस इक्वेशन का हम लॉग लेंगे तो ऐसे आएगा ln k और ln a माइनस EA बाय RT। इस तरह से हम उनको नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, लॉग k। नेचुरल लॉग को हमने जब ln को जब हमने लॉग में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया ln का हो गया log k इज इक्वल टू log a। और मैंने आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2.303 से, ये बाय 2.303 RT। ये रिएक्शन बन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन बन जाएगी कंप्लीट। भाई लॉग को जब ln को हमने ln में चेंज किया था 2.303 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, मतलब इंटर कन्वर्टेबल बाय द फैक्टर ऑफ 2.303। तो इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। ठीक है भाई। उसके बाद आया हमारे पास log में चेंज किया हमने, तो log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 RT। ये दरअसल ये इक्वेशन हमने जहां से ली थी सेम वो नहीं है, इसका हमने फर्दर फिर से एक तरह से log लिया, ln वाला log, नेचुरल log। आप याद ही कर लेना क्योंकि ज्यादा, हाँ log में मैंने पढ़ाया आपको, वहां से आप देख लेना हो जाए तो, अदरवाइज ना हो तो याद कर लेना कि अरेनियस इक्वेशन का जो log लेंगे तो हमारे पास ये आएगा हमारी रिजल्ट, इसका नेचुरल log था ये, और इसको फिर नेचुरल log को हमने log 10 में चेंज करेंगे, ln को log में करेंगे तो ये 10 बेस पे है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से वो करेंगे रिलेट, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये हमें ग्राफ देगी और वहां से हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। अब देखो y मान लो हमारे पास क्या है, log k, y मान लिया हमने log k है, तो मान लो ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया log k, ये आ गया हमारा y एक्सिस, और x एक्सिस पे क्या है m इंटू h। देखो कोई m होगा एक स्लोप, एक c होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो ये a है हमें पता है, तो ये क्या होगा कांस्टेंट c, तो कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट की फॉर्म में आएगा। मान लो ये यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू ये है। अब स्लोप क्या होगा, mx, x फैक्टर देखो x कौन सा होगा जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे हम किसके साथ लेंगे, यहाँ क्या है t को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/t। तो अगर हम ग्राफ बनाए log k और 1/t में, log k और 1/t में, तो देखो कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, log k हो गया y, c हो गया log a, m हो गया x हो गया 1/t और m हो गया माइनस EA बाय
2.303 आर। तो जब ये इंटरसेप्ट से ऐसे आएगा तो ये ग्राफ आएगा हमारे पास कुछ इस तरह, जहां पे स्लोप होगा हमारा माइनस ई ए बाय 2.303 और साथ में होगा आर, 2.303 साथ में होगा आर। तो ये ग्राफ आपको याद करना भाई, ठीक है। देखो इधर एक बार फिर साथ में देख लो, ये हमारा ग्राफ है। अगर हमें ग्राफ पूछ लिया कि log k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाओ एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, तो आपको कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, इंटरसेप्ट होगा हमारा ये, इसको बोलेंगे log a, और स्लोप होगा हमारा माइनस ए बाय 2.303 आर। कहां से आया? जब हमने इस इक्वेशन को लॉग की फॉर्म में, इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कंपेयर किया तो हमारे पास ये ग्राफ बनके आया। तो मेरे ख्याल में ये ग्राफ भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, सभी को आ गया समझ में? ये तो था ग्राफिकल मेथड। अगर इसी को हम दूसरे मेथड से सोल्व करें कि वैल्यू निकालो, वो आपकी न्यूमेरिकल में काम आएगा। वो मेथड एक बार देखो कि वो क्या होता है। इंटीग्रेशन मेथड हम इंटीग्रेट करेंगे उसमें, और वहां से वैल्यू आई, एक कैलकुलेशन होगा। हमारे पास रिएक्शन क्या है देखो, इनिशियली हमारे पास ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड था ग्राफिकल, ग्राफ में बना के। अब इसका अगर हम एल एन ले, फिर से वही काम करो, एल एन के इज इक्वल टू कैसे, क्या था, माइनस ई ए बाय आर टी प्लस माइनस ई ए बाय आर टी प्लस एल एन ए। ये क्या आया? जब पहली इक्वेशन का हमने एल एन लिया, लॉग लिया। अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट का मतलब डी एल एन लगा दो, डी एल एन के बाय डी टी टेम्परेचर के साथ, डी एल एन के बाय डी टी टेम्परेचर के साथ इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय, जब आर टी है, आर टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ भाई? आर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। और जब इनको फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो डिफरेंशिएशन का काउंटर क्या होता है? इंटीग्रेशन। अब इस डी को हटाने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेशन करेंगे कहां से लेके कहां तक, मान लो यहाँ पे के है, देखो आप फिर कहोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो? कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। आप नोटबुक में एज इट इज जैसे मैं कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो लिख लिख के आप एक नोट कर लो। ये दो डेरिवेशन जब आप मैथ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्या करो, मैथ का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा लेट में, हमारे पास थोड़ा जल्दी आ गया। अब मैं समझाना चाहूँ तो समझा नहीं सकता भाई, बहुत बड़ा आपके 44 मार्क्स में आने वाला है ये 3D स्पेस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मतलब कैलकुलस पार्ट। तो 44 मार्क्स का एक टॉपिक, बहुत ब्रॉड टॉपिक, उसको मैं नहीं बता सकता आपको 10-15 मिनट में। आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन कहीं होगा तो वहां डी है, उस डी को हटाने के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ डी है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हमने किया इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो लिमिट लगाते हैं कहां से कहां तक। अब एल एन के है, इसको हम लगाएंगे इंटीग्रेटिंग K1 टू K2, लिमिट लगाएंगे K1 से K2 और T1 से T2, कि T1 से T2 जा रहा है और K1 से K2 जा रहा है। इन दो की लिमिट के साथ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन के लिए, मान लो K1 से K2, K1 से कहाँ गए? K2 में, और साथ में लिखेंगे फिर वही dln k बाय dt। और इधर क्या है? इधर क्या है हमारे पास? ई ए बाय आर टी स्क्वायर। मान लो ई ए को, अब यहाँ पे एनर्जी को आप ई लिख लो, कोई बात नहीं, ई ए लिखना चाहो ये लिख लो, तो क्या आ जाएगा? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है तो ई ए बाय आर और 1/T1, कहाँ से कहाँ तक है? T1 से T2 तक, 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारा एक तरह से इंटीग्रेशन का है कि इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, दिखाई दे रहा है? चलो इधर वाला रब करते हैं। ये आप एज इट इज जो मैं करा रहा हूँ स्टेप्स लिख लेना, देखो वहां पे बुक में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप जैसे इंटीग्रेशन पढ़ोगे ये याद रह जाएगा। बुक में आपको हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन कुछ एक ऐसे डेरिवेशन होते हैं जो हमें शॉर्ट के बजाय डीप में समझने चाहिए, क्योंकि बीच से स्टेप से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। अब देखो इसको फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ, एल एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा log, एल एन का हो जाएगा log,
और k का कहां से है, k1 से k2 है, तो log k2 by k1, log k2 by k1 रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, और e by 2.303 r, ये तो हो गया हमारी कांस्टेंट टर्म 2.303 r, और जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा t1 माइनस t2 बाय t1 t2 मल्टीप्लाई, और ये हमारा आया EA की वैल्यू। तो एग्जैक्ट यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डेरिवेशन, log k2 by k1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 t1 माइनस t2 बाय t1 t2। ठीक है भाई, देखो अभी ये सीधा डेरिवेशन आ गया एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट का। मान लो दो रिएक्शन दी हुई है, जो हमने बताया था कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे दो आंसर आता है। अगर आप यहां से करोगे सोल्व तो आपको यहां से टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 आएगा किसी भी रिएक्शन के लिए जहां पे K1 और K2 होमोजीनियस हो। तो यहां से हम E कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट्स दिए हुए। रेट कांस्टेंट्स ना हो, एक रेट कांस्टेंट हो, EA हो और दोनों टेम्परेचर हो, तो हम दूसरा रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी ये रिएक्शन है, और इक्वेशन, रिएक्शन की इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। ग्राफिकल मेथड याद होना चाहिए, ये वाला ग्राफ याद होना चाहिए। सिग्निफिकेंस का जो आपको इमेज दिखेगी, जो मैंने पढ़ के सुनाई है, वो इमेज आपको आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब एक थ्योरी ऑफ कोलिजन थ्योरी है भाई, वो देख लेंगे। कुछ नहीं है उसमें, बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। नए बॉन्ड तब बनेंगे जब पुराने बॉन्ड टूटते टाइम इतनी एनर्जी रिलीज होगी जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर जाएगी। हेड टू हेड कोलिजन होंगे, एक्टिव वाले कोलाइड करेंगे, पैसिव वाले नहीं करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ेगा। ये सब चीजें है, बस नाम थोड़ा चेंज है, बाकी चीजें आपको पता है, पढ़ लेना। अदरवाइज मैं अगर मूड किया तो पढ़ा दूंगा, या फिर क्लास में कभी मिलेंगे तब करा देंगे। तो इस तरह से ये यूनिट हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और अब आपका एक रिवीजन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लंबा 1-1.5 घंटे का, और एक रिवीजन आपका केमिकल काइनेटिक्स का आएगा लंबा 1-1.5 घंटे का। उसके बाद हम सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे। इस वीक में आपका उम्मीद करूंगा दोनों में आपको रिवीजन करा दूं संडे तक। उसके बाद संडे के बाद अपना सरफेस केमिस्ट्री है, 10 दिन का 10 लेक्चर का क्लास है, वो छोटी सी है, ज़्यादा कुछ है नहीं यूनिट में, 10 लेक्चर में निपटा देंगे। उसके बाद हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, कम मार्क्स के लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो आपको याद करना है। मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको, उसके आप नोट्स मत बनाना, वो मैं दे दूंगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के। और सरफेस के भी देखते हैं, शुरू करते हैं, उस तब बताएंगे। ये आपको यहाँ तक केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। असाइनमेंट सभी ने सोल्व करने हैं, आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लेकिन एक बार आप अपने आप से करो। एमसीक्यू दिए बिल्कुल आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे है, असर्शंस रीजन भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं, 2 मार्क्स भी आते हैं, 3 मार्क्स, तो सब कुछ असाइनमेंट आपका वहीं से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, तो सोल्व कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिएगा, और चैनल पे ध्यान दीजिएगा। आपका अपना चैनल है तो इसको ग्रो कराओ ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नया लेके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।